अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शिवम चैनल में आपका मेज़बान इदरीस फलाही। इंतहाई मसरत और शादमानी के साथ आप सब तक ये पेशकश पहुंचाऊंगा कि हमारे ज़िला डोडा के दूर दराज इलाका बिखड़ियान के रहने वाले सुहेब मंजूर नटनू के ज़रिए से एक छोटी सी मेहनत और कोशिश 20 साल उम्र में पाई तकमील तक पहुँचकर मंजर आम पर आ रही है। मैं आप सबको बताने की कोशिश करूंगा, सुहेब मंजूर नटनू की जानिब से एक किताब को तश्कील दिया गया है, पब्लिश किया गया है, शाया किया गया है, जिसका नाम है फॉल अस्लीप लाइक अ बेबी एवरी नाइट। और इस किताब में उन्होंने ज़्यादातर जिक्र जो है नींद के हवाले से किया है, क्योंकि आज की जदीद दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे ज़िंदगी इस तरीके से इंटरप्ट हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, जिसकी वजह से हमारी नींद में खलल हो रहा है। और उस नींद की खलल की वजह से हमारे जितने भी उमूर हैं उनकी अंजामदही सही से नहीं हो पा रही है। चाहे वो मेंटल हेल्थ की बात करें, फिज़िकल हेल्थ की बात करें, उनमें भी काफ़ी सारी परेशानियाँ आती हैं। अब मैं आपको सुहेब मंजूर नटनू के साथ सीधा बात कराने की कोशिश करता हूँ, इन्हीं से जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। सुहेब, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने शिवम चैनल में आपको। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुहेब, मैं आपसे जानकारी लेने की कोशिश करूँगा, जो ये आपने लिखी हुई है बुक है फॉल अस्लीप लाइक अ बेबी एवरी नाइट, तो इस बुक के हवाले से थोड़ा सा आप मुझे ये बताइए कि ये आइडिया आपने किस तरीके से लिया, तो उसी को मुझे भी बताइए और हमारे जो नाज़रीन हैं उन तक भी पहुँचाइए। जी, एक्चुअली जब मैंने शुरू किया था लिखना, मैं एक किताब लिखना चाहता था। अब आइडिया जनरेट करना था मुझे, तो मैंने सोचा कि जो मैं उस आइडिया पर बात करूँगा जिसमें मैं अच्छा हूँ। तो नींद में अच्छी करता हूँ। आई थॉट टू राइट अ बुक ऑन स्लीप। और मेरे आसपास के जितने लोग थे, मेरे दोस्त थे, मैंने उनकी लाइफ में ऐसा पाया था कि उनकी लाइफ में स्लीप शेड्यूल बहुत डिसरप्टेड है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो मुझे लगा नींद पे लिखना बहुत ज़रूरी है एंड स्टार्टेड राइटिंग ऑन इट। मैं आपसे ये भी पूछने की कोशिश करूँगा कि जो आपने ये बुक लिखी है, अगर देखा जाए ये जो बुक्स होती हैं ना, तो इन्हें लिखने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आपने इसको ऑथर किया है, तो अगर देखा जाए इसके पीछे कितनी मेहनत आपको लगी और किस किस तरीके से आपने इसको पूरा मुनज़्ज़म किया और आज फाइनली आप मंजर आम पर इसको लाए? देखिए, मेहनत की जहाँ तक बात है, मेहनत की तौफीक अल्लाह ताला की तरफ से आती है। और पहले मुश्किल होता था लिखना, लेकिन फिर जिस तरीके से अल्लाह से मांगते गए और फिर कैपेबिलिटीज़ अल्लाह ताला ने इंक्रीज़ की और फिर लिखता गया, फिर मुश्किल नहीं लगने लगी जर्नी, एंजॉय करने लगा मैं, बहुत मज़ा आने लगा इसमें। तो जो रिसर्च आपने इस चीज़ पे की है, क्योंकि नींद पे आप लिख रहे हैं, एक ऐसा टॉपिक आपने छू लिया है, काफ़ी सारे लोगों के सामने तो नींद एक मामूली चीज़ भी है, लेकिन जदीद दुनिया के अंदर ये एक बहुत ख़ास और बहुत ही एक ऐसी चीज़ बन चुकी है कि काफ़ी सारे लोग सोना चाहते हैं लेकिन सो नहीं पाते, और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत सोते हैं। तो क्या रिसर्च किया आपने? जहाँ तक रिसर्च की बात है, मैंने ये पाया है कि आज के टाइम पे 4 तरीके के लोग हैं। पहली कैटेगरी के वो लोग हैं जो कुछ करना तो चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं और अपने डिज़ायर रिज़ल्ट्स को अचीव भी करते हैं। और दूसरी कैटेगरी के वो लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट उनको अचीव नहीं हो पाता है। तीसरी कैटेगरी के वैसे लोग जिनके अंदर एस्पिरेशन है कुछ करने का, कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। और चौथी कैटेगरी के वो लोग हैं जिनके अंदर कुछ करने की मोटिवेशन ही नहीं है और ना वो कुछ करते हैं। मैं यहाँ पे किसी को जज नहीं कर रहा, ये बस मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। तो जो स्लीप है ना, जो पहली कैटेगरी के लोगों का स्लीप शेड्यूल है वो बहुत परफेक्ट है, और बाकी 3 कैटेगरीज़ के लोगों का स्लीप शेड्यूल डिसरप्टेड होता है किसी तरीके से। देखिए, स्लीप, हमने नींद को बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है आजकल, कि नींद बस एक पैटर्न है लाइफ का, ये बस करनी है। इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं स्लीप के, उनके बारे में इल्म नहीं है। क्या साइंस है इसके पीछे, उसका इल्म नहीं है। देखिए, जो स्लीप है ना, उसके 2 फेजेस होते हैं। पहला फेज़ होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप का, और दूसरा फेज़ होता है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप का। नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में क्या होता है, पहला फेज़ होता है, इसमें इंसान की बॉडी रिलैक्स करती है और जितने भी बॉडी में रिपेयर्स होने होते हैं, टिश्यू रिपेयर होते हैं, सेल्स रिपेयर होते हैं, नए सेल्स की फॉर्मेशन होती है, वो सारी नींद के इस पहले फेज़ में होती है। दूसरा फेज़ होता है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप का। इसमें आपने दिन में जो भी जहनी काम किया होता है, जो भी आपने इवेंट्स को देखा होता है, जो भी नए एक्सपीरियंसेस किए होते हैं, या जो भी नया इल्म सीखा होता है,
उसका वो मेमोरी में स्टोर होता है, वो मेमोरी में सेव होता है। अगर पहले या दूसरे किसी भी फेज़ में खलल हो गया, डिसरप्शन हो गया किसी भी वजह से, अगर पहले में खलल पैदा हो गया तो आपकी बॉडी फिर प्रॉपर काम नहीं करेगी ना, क्योंकि आपकी बॉडी प्रॉपरली रिपेयर नहीं हुई होगी। नींद में रिपेयर नहीं होगी तो बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी। अगर दूसरा फेज़ डिसरप्ट हो गया तो आपका जहन प्रॉपर काम नहीं करेगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट पढ़ाई पे 100% अटेंशन नहीं दे पाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंस है इसकी। तो इनमें खलल पैदा होने की वजह से लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे तो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है, मेंटल कैपेबिलिटीज़ डिक्रीज़ हो जाती हैं, फिज़िकली इंसान बहुत लेथार्जिक लेज़ी फील करना शुरू कर देता है, और इंसान के स्लीप में भी और डिसऑर्डर्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो उन सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है इस किताब में बहुत डिटेल से, और इसमें सॉल्यूशंस के बारे में भी डिस्कशन हुई है कि किस तरीके से आप नॉन क्लिनिकली इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ रिसर्च थी जिसकी बेसिस, जो रिसर्च मतलब स्कैटर्ड रिसर्च को मैंने कंपाइल इस किताब में किया है। मैं आपसे ये जानकारी लूँगा कि काफ़ी सारे लोग हमारे यहाँ हैं जिन्हें नींद नहीं आ पाती है ना, तो वो नींद की गोलियाँ लेते हैं जी। तो उस पे आपकी बुक क्या काम कर सकती है? देखिए, कुछ अगर इंसान अगर स्लीप शेड्यूल बहुत डिस्टर्ब्ड है ना, काफ़ी लंबे टाइम से डिस्टर्ब्टेड है, तो गोलियां लेना, कुछ हर्बल मेडिसिन्स लेना काम करता है पहले, लेकिन फिर वो डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है। इस बुक में मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया है कि यू कैन टेक द पिल्स इनिशियली, लेकिन उसके साथ साथ आपने अपनी स्लीप हाइजीन पे काम करना है ताकि वो डिपेंडेंसी ना रहे आपके ऊपर, आपकी बॉडी डिपेंड ना हो जाए मेडिसिन्स पर, और आप बस एक प्रॉपर रूटीन और हाइजीन को मेंटेन करके अपनी लाइफ की स्लीप रूटीन को एक अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हैं और डीप स्लीप हासिल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका पूरा दिन की प्रोडक्टिविटी, फिज़िकल एनर्जी वो मेंटेन रहे। मैं आपसे सोहेब ये भी जानकारी अपने नाज़रीन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगर देखा जाए आज के दौर में क्योंकि जदीद दौर का डिजिटलाइज सारा चीज़ जो है हो रहा है, सारी चीज़ें डिजिटलाइज हैं। अब ये सारी चीज़ें होने के बावजूद आज के जो हमारी जदीद दुनिया में अक्सरियत हमारी ऐसी है कि जो बुक्स पढ़ना तक नहीं चाहते। आप लिख लिए कैसे? इसकी एक लंबी स्टोरी है। मैं क्लास 4th या 5th में था, तो उस टाइम पे मेरे मामू मेरे घर आए थे, मुझे याद है। तो उन्होंने कहा था कि इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस शुरू कर रही हैं एक मैम, तो आप इन बच्चों को भेजें वहाँ पे। वो मेरे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहे थे, और उन्होंने इस तरीके से तज़किरा किया था इंग्लिश लैंग्वेज का, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कोई बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है जो इंसान को सीखनी चाहिए, एक कूल किस्म की चीज़ है। तो उस टाइम पे ये आइडिया इम्प्लांट हो गया था मेरे जहन में कि इंग्लिश एक अच्छी चीज़ है और ये चीज़ करनी चाहिए। फिर क्लासेस ज्वाइन की। हालांकि एक चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि इंग्लिश कोई एक बेहतर लैंग्वेज नहीं है। जिस तरीके से उर्दू हमारी अपनी ज़ुबान है, मीठी ज़ुबान है, उस तरीके की कोई ज़ुबान नहीं हो सकती, और हर एक ज़ुबान का अपना टेस्ट है, अपनी अहमियत है। उस टाइम पे ये गलत आइडिया इम्प्लांट हो गया था मेरे जहन में। फिर हमने क्लासेस ज्वाइन की, वहाँ पर मैंने अच्छा परफॉर्म किया, वहाँ पे टीचर्स की अप्रिसिएशन की वजह से थोड़ा और इंटरेस्ट जागने लगा। फिर क्लास 7th में मुझे एक इवेंट याद है, एक टेस्ट हुआ था हमारी क्लास में। उस टेस्ट में मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स आए थे, और शाहिद सर उनका नाम था। उनने मुझे अप्रिशिएट किया था इस बेसिस पर कि आपने जो आंसर राइटिंग की है ना, वो बहुत कोहेरेंट है, बहुत कोहेरेंट आंसर लिखा है आपने। उस बेसिस पे अप्रिशिएशन मिली। मुझे लगा कि शायद मैं इंग्लिश काफ़ी अच्छी लिख लेता हूँ। फिर क्लास 10th में मैं ग्रीन मॉडल में था, वहाँ पे हमारी प्रिंसिपल मैम थी। उन्होंने हमें फैसिलिटेट किया था कि आप बुक्स पढ़ा करें। वहाँ पे एक टीचर थे हमारे फिज़िक्स के, उन्होंने मुझे एक बुक दी थी पहली पढ़ने के लिए। दैट वाज द फर्स्ट बुक आई रेड इन माय लाइफ। तो मुझे वहाँ से बुक पढ़ने में शौक़ डेवलप हो गया, और मेरे जहन में पहले से ही था कि मुझे लिखने में भी इंटरेस्ट है। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं बुक लिखूँगा। मैंने ये चीज़ डिस्क्लोज़ की है एक फ्रेंड के साथ, तो उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, बहुत ज़्यादा खुशी हुई उनको ये जान के, तो मुझे सपोर्ट मिला। आई थॉट कि लिख लेते हैं। तो इस तरीके से शुरुआत हुई इस जर्नी की। क्या लगता है आपको, आप फ्यूचर में किस तरीके से और भी आपकी जो कोशिशें रहेंगी, किस और आप और जो है आइडियाज़ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे? इंशाल्लाह अभी तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे और
काम करने की तौफीक दे। राइटिंग में मैं इंशाल्लाह आगे जाऊँगा। तो क्या शौक़ है ज़्यादातर आपको, किन किन चीज़ों पे आप लिखने की कोशिश करेंगे? एक तो मुझे एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को लिखने का बहुत शौक़ है। और मैंने जो पहली किताब लिखी थी जिसको मैंने पब्लिश नहीं किया था, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू पब्लिश इट सून, जिसमें मैंने चीज़ों को एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से लिखने की कोशिश की थी। तो बुक्स इंशाल्लाह, एक तो फ़िक्शन बुक्स में काम करने की कोशिश करूँगा आई गेस, और उन फिक्शन बुक्स में साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से लिखने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह चीज़ों को। आपकी जो ये बुक है जो आपने अभी लिखी है, फॉल एस्लीप लाइक अ बेबी एवरी नाइट, आपने बेबी का तज़किरा किया है इसमें, इसके रिलेटेड आप थोड़ा सा ऑडियंस जो नाजरीन हमारे उनको बताएं। जी, एक्चुअली जब मैंने ये बुक लिखनी थी ना, इसका बेसिक आइडिया मुझे यहाँ से आया। मैंने कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी, समझने की कोशिश की कि किस तरीके से किस टॉपिक पर बुक लिखी जानी चाहिए, पहली बुक। तो इससे पहले मैंने एक बुक लिखी थी, वो पब्लिश कराने के मूड से नहीं लिखी थी। वो सिर्फ इसलिए लिखी थी कि मुझे एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट आ जाए, ये पता लग जाए कि मैं एक किताब को मुकम्मल कर सकता हूँ। फिर ये वाली थी, मैं चाहता था कि इसको एक सीरियस टॉपिक पर लिखा जाए। फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियो जो देखी उसमें ये एक सजेशन थी कि आपको उस बारे में लिखना चाहिए जिसमें आप खुद अच्छे हैं। तो मुझे लगा था, मेरे घर वाले कहते थे कि आप सोते बड़े अच्छे हो, मतलब बच्चों की तरह नींद पड़ जाती है, उठते ही नहीं हो आप। तो मुझे लगा कि बच्चा ही एक ऐसा शख्स होता है, इंसान होता है जो अच्छी नींद करता है। सो थॉट टू राइट ऑन दिस, और टाइटल इसीलिए फॉल एस्लीप लाइक अ बेबी पड़ा इस बुक का। तो अगर देखा जाए जदीद दुनिया के लोग इस बुक को किस तरह से हासिल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे ये अवेलेबल है, और जब वो इसे लेंगे भी तो वाकई क्या उनकी ज़िंदगियों पे इसकी वजह से कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? जहाँ तक बात है कि कहाँ से वो मैसर, कहाँ से ये हासिल हो सकती है किताब, ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे ऑलमोस्ट अवेलेबल है। अमेज़ॉन से आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। यू कैन राइट द टाइटल फॉल एस्लीप लाइक अ बेबी, तो वहाँ पे बुक आ जाती है, आप वहाँ से ले सकते हैं। फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, नोशन प्रेस पे बुक अवेलेबल है, और अगर आप बुक्स को सुनते हैं तो ऑडिबल वगैरह ऐसे जैसे बुक प्लेटफॉर्म्स, ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म्स पर भी ये चीज़ अवेलेबल होगी। और हार्ड कॉपी अगर कोई लेना चाहे, अगर कोई हार्ड कॉपी लेना चाहे, मैंने कुछ बुक्स मंगाई हैं जिनकी डिमांड भी अच्छी है, तो आप मेरे पास आके बुक को ले सकते हैं। और जहाँ तक दूसरे सवाल की बात है कि क्या फ़ायदा होगा ये बुक को पढ़ने से, मुझे लगता है कि जब आपको किसी चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा होता है ना, तो आप उस चीज़ को उतना ज़्यादा सीरियसली लेते हो। जब एक इंसान को लाइफ के एक पॉइंट पे आके करियर की अहमियत का पता चलता है, तो वो फिर अपनी पूरी जान लगा देता है उस काम को करने के लिए। इसी तरीके से अगर आपको इस बुक को पढ़ के आपको नींद की अहमियत का पता चलेगा, यू विल बी एबल टू स्लीप बेटर, जिसकी वजह से आप लाइफ के जितने भी, चाहे आप फिज़िकल वर्क करते हैं या फिर इंटेलेक्चुअल काम होता है आपका, वो एनहेंस हो जाएगा। नींद अच्छी तो आप एनर्जेटिक हो जाओगे, बहुत एनर्जी के साथ अपने खुद को कैरी कर पाओगे। अगर इंटेलेक्चुअल वर्क है तब भी आपका इंटेलेक्ट जो होगा, आपका माइंड जो होगा, फ्रेश होगा नींद से, और कोई भी काम बहुत अच्छे से कर पाओगे, पढ़ाई के रिलेटेड भी। बहुत शुक्रिया सोहेब मंजूर नटनू, और आखिर पर फिर से आपको मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद यही करते हैं कि आप आगे भी इसी तरह से लिखते रहें और हमारे डोडा का नाम और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, हमारे साथ सोहेब मंजूर नटनू थे, इलाका भिखड़ियान डोडा के रहने वाले हैं, और जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त ये किताबी शक्ल अपनी एक छोटी मोटी कोशिश को दे चुके हैं। हम आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से जो है हमारे दूसरे भी जो यूथ हैं वो भी इस तरह से आगे आएँ और अपनी कम उम्र में ही इस तरीके की चीज़ों की जानिब उनका रुझान भी बढ़े। खैर, ये थी एक पेशकश जो आप तक पहुंचानी थी। देखते रहिए शुभम चैनल। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।